नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम पेपर में हम लोग ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास जिसका समय माना गया है। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास पूर्व वैदिक सभ्यता की पृष्ठभूमि पर हुआ था। इस काल में मुख्य रूप से 3 वेदों की रचना मानी जाती है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों से भी इस समय जानकारी हमें मिलती है। इस काल में अनेक विशाल राज्यों की स्थापना हुई थी। कुरु और पंचाल सबसे प्रसिद्ध राज्य थे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हुई वो था लोहे का प्रयोग, जो उस समय के लोगों द्वारा किया जाने लगा था। अगर हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये ऋग्वेद काल से बहुत ही अलग है। उस समय ऋग्वेद काल में हमें बड़े राज्यों की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इस काल में विशाल राज्यों की स्थापना हुई, राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजतंत्र का स्वरूप कबीलाई से बढ़कर क्षेत्रीय हो गया। हमें अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं द्वारा अलग अलग उपाधियों की जानकारी मिलती है, जैसे प्राची में उन्हें सम्राट, दक्षिण में भोज्य, प्रतिजी में स्वराज्य, उतीजी में वैराज्य। इस तरह की हमारे को उपाधियां की जानकारी हमें मिलती है। इस समय यज्ञों का महत्व बढ़ गया था। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को राजसूर्य, सम्राट को वाजपेय, स्वराष्ट्र को अश्वमेध, विराट को पुरुषमेध और सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। उनकी सलाह के लिए पारास्थायी सलाहकार, जिन्हें रत्निन कहा जाता था, उनकी जानकारी हमें मिलती है, जिसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, राजन्य, महिषी, सूत, क्षत्रि, संग्रहित, भागदूत, अक्षवाप, गोविकृत और पालागल, ये 12 रत्निनों की जानकारी मिलती है, जो मुख्य रूप से स्थायी सलाहकार थे, जो राजा की मदद करते थे। उस समय जो पुलिस गुप्तचर थे उन्हें उग्र और जीव ग्रह कहा जाता था। बड़े न्यायालयों का नाम सभा के नाम से उनको जाना जाता था, और राजकर का अधिकांश भाग अन्न तथा पशुओं के रूप में लिया जाता था। आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। ग्राम स्तर पर ग्रामीणी न्याय करता था, और राजद्रोह सबसे बड़ा जुर्म अथवा प्राणदंड जिसके लिए दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल की जब हम धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ पर देवताओं की संख्या में हमें वृद्धि प्राप्त होती है। रुद्र जो है उन्हें पशुओं का देवता माना गया है, और प्रजापति पृथ्वी को धारण करने वाले माना गए हैं। विष्णु को पालनकर्ता माना गया है, और पूषण अब शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन यज्ञ के साक्ष्य हमको मिलते हैं। इस समय पुरोहितों का प्रभाव बढ़ गया और यज्ञ अधिक जटिल हो गए थे। उस समय पुरोहितों को यज्ञ करने पर गायें जो है वो दान में दी जाती थी। संस्कारों के पालन पर बल दिया जाता था। भक्ति संप्रदाय का उदय भी अभी इस काल में हुआ था। इस विचारधारा ने यज्ञ और बलि को निरर्थक बताकर तप और ज्ञान का मार्ग तैयार किया। उपनिषदों ने भी ब्राह्मणों के कर्मकांड के खिलाफ विरोध जताया, और हिंदू धर्म में निम्न जातियों की रीतियों की महत्ता बताई गई है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 5 महायज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ माने गए हैं। 4 आश्रमों की हमको जानकारी मिलती है, जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संस्कार 16 हुआ करते थे, और 5 महत्वपूर्ण यज्ञ जो राजा को करने चाहिए, जिसमें राजसूर्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और 5 महायज्ञ। ये सब कुछ उस समय उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जब हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन की बात करें तो इस समय जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत ही जटिल हो गई थी। जनपदों का उदय हो गया था। आर्यों और अनार्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न वर्णों की जीविका एवं कर्तव्य निश्चित कर दिए गए, और साथ ही साथ शूद्रों को वैदिक शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कर्मकांड की बढ़ती हुई प्रधानता के कारण ब्राह्मणों को ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्त होने लगी।
अब वर्ण परिवर्तन कुछ सीमा तक ही संभव था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार हमें जाति के दर्शन प्राप्त होते हैं। जातियां वर्णों के उपविभाग बनकर उनका पर्याय बन गई। इस काल में स्त्रियों की दशा में कमी आई, फिर भी गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। कन्याओं को बेचने, दहेज का उदाहरण, विधवा विवाह, बाल विवाह का प्रचलन उस समय कुछ हद तक मौजूद था। सती प्रथा नहीं थी। और शिक्षा के लिए जब इन्हें भेजा जाता था तो ऋग्वेद काल में हमने देखा है कि उपनयन संस्कार भी होता था और जो स्त्रियां थी वो शिक्षा भी ग्रहण करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते तक इनकी स्थिति में हास हो गई थी और उन्हें शिक्षा के अधिकार से एक तरह से वंचित कर दिया गया था। वो घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस समय विद्या आरंभ और उपनयन संस्कार विद्या अध्ययन से संबंधित थे। गुरु के यहाँ रहकर विद्या अध्ययन किया जाता था। इस समय आश्रम व्यवस्था मौजूद थी जहाँ पर बच्चे जाकर विद्या प्राप्त करते थे। गुरुकुल पाठशालाओं के अतिरिक्त भ्रमणशील गुरु भी इस समय प्राप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। अधिकांश अध्यापन मौखिक होता था और श्रेष्ठ स्मृति के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन ऋग्वेद काल से बहुत ही अलग हमें प्रतीत होता है।